नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। तो दोस्तों, यदि आप भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस इंग्लिश के लिटरेचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रोमांटिक एज। तो दोस्तों रोमांटिक एज के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो रोमांटिक एज को दोस्तों द एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इट वॉज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। दोस्तों ये एक आर्टिस्टिक, लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, एक आंदोलन था, और रिएक्शन टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के लिए एक प्रतिक्रिया थी, एक रिएक्शन था। इट बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1798 जो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के द्वारा लिखा गया था। तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के इम्पोर्टेंट वर्क लिरिकल बैलेड के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। फ्रेंड्स, दिस एज इज़ नॉन एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। दोस्तों इस एज को एज ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं, यानी ये एक क्रांति की एज थी। कोल एंड स्टीम इंजन वर ड्राइविंग फोर्सेस, यानी इस समय के दौरान दोस्तों जो कोयले का भाप का इंजन था वो फोर्स के लिए यूज़ किया जा रहा था, यानी वो एक घोड़े के रूप में काम कर रहा था। द टर्म रोमांटिक वॉज यूज्ड बाय जर्मन पोएट फ्रेडरिक स्लेगल। तो दोस्तों फ्रेडरिक स्लेगल के द्वारा ये रोमांटिक टर्म यूज़ की गई थी। रोमांटिक मीन्स डिपिक्टिंग इमोशनल मैटर, यानी रोमांटिक का मतलब क्या है दोस्तों? रोमांटिक का मतलब होता है डिपिक्टिंग इमोशनल मैटर इन एन इमेजिनेटिव फॉर्म, यानी एक काल्पनिक दशा में भावनात्मक मामले को या भावनात्मक विचारों को दर्शाना जो है वो रोमांटिक है। विक्टर ह्यूगो रोमांटिसिज्म के बारे में बोलते हैं दोस्तों कि उनकी नज़र में रोमांटिसिज्म क्या था। वो कहते हैं लिबरलिज्म इन लिटरेचर, यानी रोमांटिसिज्म को उन्होंने लिबरलिज्म बताया था लिटरेचर में, यानी साहित्य में क्लासिकल से मुक्ति उन्होंने इसको कहा था। दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो 1789 में हुई थी, जिसने इंग्लैंड में क्रांति का बीज बोया था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन था दोस्तों लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो है स्लोगन थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। वर्ड्सवर्थ was so influenced by this revolution that he said in the prelude, वर्ड्सवर्थ इस क्रांति से यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने प्रील्यूड में लिखा है, ब्लेस वॉज इट इन दैट dawn to be alive, but to be young was very heaven. There were two generation poets, elder and younger. तो दोस्तों रोमांटिक एज में दो तरह के पोएट आते हैं, एल्डर रोमांटिक्स एंड यंगर रोमांटिक्स। एल्डर रोमांटिक्स में कौन कौन से आते हैं? एल्डर रोमांटिक्स के अंदर आते हैं वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदे। और यंगर रोमांटिक्स में आते हैं कीट्स, सेली एंड बायरन। रोमांटिक एज के अब हम इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को और 23 अप्रैल 1850 को उनकी डेथ हुई थी दोस्तों। इनको लेक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। फादर वॉज अटॉर्नी, इनके फादर जो थे वो अटॉर्नी थे। विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है दोस्तों कि साधारण को भी असाधारण बना देते थे।
ही वेंट ऑन अ टूर टू फ्रांस इन 1790। 1790 में वो फ्रांस के टूर पर गए थे। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही एक्सप्रेस्ड दिस टूर इन डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793। 1793 में उन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखा था, यानी जब वो टूर पर गए थे दोस्तों, फ्रांस के टूर पर गए थे, तो फ्रांस के टूर पर अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखा था और उसमें उन्होंने अपने टूर के बारे में व्याख्या की है। वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने लिखा था लिरिकल बैलेड, जिसने धूम मचाई थी और जिसने रोमांटिक एरा की शुरुआत कर दी थी दोस्तों। तो 1798 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क आया था लिरिकल बैलेड्स। दोस्तों आपको बता दें, इसके नाम में बैलेड तो आता है दोस्तों, लेकिन इसमें केवल एक ही बैलेड आता है जो एंशिएंट राइम वाली पोएम है दोस्तों, ये एक बैलेड है। तो हम बात करेंगे लेक पोएट्स के बारे में। तो लेक पोएट्स जाने जाते हैं वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदे। दोस्तों जो लिरिकल बैलेड था, इसके अंदर 23 पोएम्स आती हैं और 23 पोएम्स में ओनली 4 पोएम्स वर ऑफ एस.टी. कोलरिज एंड 19 पोएम्स वर ऑफ वर्ड्सवर्थ, यानी 19 पोएम जो थी, 19 कविताएं वर्ड्सवर्थ की थी और 4 कविताएं कोलरिज की थी। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट वर्क प्रील्यूड की, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। 1799 से 1805 तक ये कंप्लीट हुआ था दोस्तों, और इसके अंदर 14 बुक्स आती हैं। और जो पब्लिश हुआ था 1850 में, यानी पोस्टोमसली, यानी वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद ये पब्लिश हुआ था। इसका सबटाइटल जो था दोस्तों वो था द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये इसका सबटाइटल था। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड इन रिडल माउथ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रिडल माउथ में वर्ड्सवर्थ सेटल हो गए थे। और सऊदी के बाद 1843 में वो पोएट लॉरेट बने थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनको कहा था लोस्ट लीडर। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है कि लोस्ट लीडर विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था। हु सेड लोस्ट लीडर टू विलियम वर्ड्सवर्थ? रॉबर्ट ब्राउनिंग सेड विलियम वर्ड्सवर्थ द लोस्ट लीडर। दोस्तों एक पोएम है द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन के नाम से, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो ये वर्क है विलियम ब्लेक का। वर्ड्सवर्थ की 2 तरह की पोएम आती हैं दोस्तों। मैथ्यू पोएम्स भी हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, और लूसी पोएम्स भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई हैं। रिवर डडन एक सनेट है दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने केवल एकमात्र प्ले लिखा है दोस्तों, जिसका नाम है द बॉर्डरर्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।